हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है उसके राजन सीरीज के अति लघु 3 टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। उससे पहले की सीरीज में हम लोगों ने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ा। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताएं लिखनी है। ये समांतर बल रेखाएं हैं, ये हमेशा N से S की ओर जाती हैं। देखिए यहाँ पे हो जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ये सदैव उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। आप ये सब लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही पूछे गए हैं तो आप 2 पॉइंट लिख देंगे। और अगर बाई चांस आपसे ज़्यादा पॉइंट पूछे जा रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये सदैव कैसे होते हैं तो उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य लिखिए। तो 1 एम्पियर से तात्पर्य है 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु उनको कहते हैं जो सभी चीजें खा लेते हैं, जैसे साग सब्जी भी खाते हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सभी चीजें खा लेता है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग, लेकिन ज्यादातर सभी लोग खाते हैं, यानी मनुष्य सर्वाहारी है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिसका घनत्व उसकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। गुरुत्वीय पृथक्करण इस विधि में हल्के अपद्रव्य को पानी में घोलकर भारी धात्विक अयस्क कणों से पृथक किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? उसको अलग किया जाता है। अतः इसका उपयोग हेमटाइड FeO और आपका हो जाता है प्रस्तर SnO और स्वर्ण Au जैसे भारी ऑक्साइड एस्को के सांद्रण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये आपका हो जाता है एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अब देख लेते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल से आपका क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसे और भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी परितंत्र में प्रतिपादित होने वाली विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के आपस में संबंध होने से बने जाल को क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल किससे स्टार्ट होता है? तो खाद्य जाल पौधों से स्टार्ट होता है और मांसाहारी पर समाप्त हो जाता है। इसको बहुत ही डिटेल में बताया गया है, आप लोग पिछली क्लासेस देख लें। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और चित्र वाइज चीज़ों को बताया गया है। विद्युत के 2 सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सुचालक कहते हैं किसको हैं और कुचालक किसको कहते हैं। तो सुचालक देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है वो क्या कहलाते हैं?
तो वो कहलाते हैं सुचालक। जैसे कॉपर या तांबा हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, चांदी हो जाता है, सोना और निकिल, ये सब क्या है, ये सुचालक हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अब कुचालक की बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु, रबड़, प्लास्टिक, ये सब हो जाते हैं। जैसे आप तार को जब टच करें, जैसे जब कोई आता है बनाने के लिए लाइट, तो उसको क्या होता है, प्लास से वो करता है ना, और प्लास पे प्लास्टिक चढ़ा होता है, इसीलिए तो उसको करंट नहीं लगता है ना। तो इसी तरह से आप समझ लें, और अगर उस पर प्लास्टिक ना चढ़ी हो तो क्या होगा, तो उस पर करंट लगेगा। तो यही चीज़ हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को सुचालक और कुचालक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखें। तो सर्वदाता किसे कहते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है, वो सर्वदाता होता है, यानी कि ओ ग्रुप हो जाता है। और सर्वग्राही जो सभी से ब्लड ले सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वग्राही कहते हैं। तो ए बी हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को लिखिए। तो मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये 4 होते हैं। इसमें आप सभी लोग जानते हैं जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। अब देख लेते हैं प्रतिरक्षी और प्रतिजन। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, वो उनके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा है। वे रोगाणु जैसे विदेशी पदार्थों को पहचानते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सचेत करते हैं, जो उन्हें नष्ट कर देता है। एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अणु होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रतिजन कौन हो जाते हैं, ए बी दोनों, प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे एसआई इकाई एम्पियर है, यानी जो इसकी एसआई इकाई है वो क्या है, वो एम्पियर हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो खनिज धातुओं के वो ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, CaCO3 हो जाता है। अब इसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं थोड़ी दूसरी तरह से। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर, ये हो जाते हैं। अयस्क, अब अयस्क को समझ लेते हैं। उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनसे वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम, ये आपके अयस्क हो जाते हैं। तो खनिज और अयस्क आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। खनिज किसको कहते हैं, तो खनिज जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, और अयस्क जो उनको फिर शुद्ध किया जाता है ना, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो और जिनमें कोई धातु या महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है। अयस्कों को क्या किया जाता है, उनको खनन किया जाता है, यानी खोदा जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, बाहर लाया जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण किया जाता है। और उदाहरण में बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम हो जाते हैं। पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर पौधे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका एक क्या बनता है, एक सर्किल बनता है, एक सर्किल बनता है। और अगर पौधे नहीं हैं तो ये जीव क्या खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता के बाद तृतीय उपभोक्ता। अब घटक यानी स्टार्टिंग आपकी पौधे से ही होती है। तो मानव जीवन व जंतु जगत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ये समाप्त हो जाएगा। रुधिर वर्ग
यानी रुधिर रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। आपका ए हो जाता है, बी हो जाता है, ए बी हो जाता है और ओ हो जाता है। ए बी क्या है? वो सभी से रक्त ले सकता है और ओ जो है वो सभी को रक्त दे सकता है। पिग आयरन किसे कहते हैं? इसके बारे में समझ लेते हैं। वालिया भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो योग्यतम की उत्तरजीविता का मत चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन ने सुझाव दिया कि विकास सबसे योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा पर काम करता है। उन्होंने कहा कि किसी आबादी या समुदाय में व्यक्तियों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है यदि वे पर्यावरणीय परिस्थितियों में फिट होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब हमें पृथ्वी पर रहना है या जीव जंतु या मनुष्य किसी को भी रहना है तो उसमें आपको ढलना पड़ेगा। जब आप ढल पाएंगे तभी आप वहां पर रह पाएंगे, अन्यथा आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है थैलीसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना और इसी तरह से कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलीसीमिया रोग हो जाता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो एक सर्किल होता है ना, सर्किल होता है जिसमें पेड़ पौधे, सब्जी ये सब आते हैं, है ना। पेड़ पौधे भी आप पेड़ पौधे हो जाते हैं तो इसको कौन खाते हैं? तो इसको जैसे खरगोश हो जाते हैं, बकरी हो जाती है, ये सब खाते हैं, है ना। और उसके बाद इनको कौन खाता है? तो छोटे जीव जंतु खाते हैं जो मांसाहारी होते हैं। उसके बाद इसको कौन खाता है? तो बड़े जंतु खाते हैं। और जब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इनको अपघटक यानी और भी जंतु इनको खाते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला का रूप ले लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि अगर इसमें से आप एक भी चीज यानी एक भी जंतु हट जाए तो आपकी खाद्य श्रृंखला कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेड़ पौधे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV के द्वारा होता है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपचार उसे कहते हैं जो जब जैसे चोट लग जाती है या कोई पानी में डूब जाता है तो उसे बाहर निकाला जाता है, या चोट लगने पर ब्लड निकलने लगता है, तो जो सबसे पहले उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब देख लेते हैं किसी व्यक्ति के चोट लगने या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो समझ लेते हैं। अयस्क वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्करण किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। अब इसमें कहा गया उसके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका का नाम लिखिए। तो एक रुधिर कणिका के बारे में लिखना है, उसके कार्य लिखने हैं। तो देख लेते हैं लाल रुधिर कणिका के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं? तो लाल रुधिर कणिका के बारे में समझ लेते हैं। श्वसन अंगों के यानी श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक ले जाने का काम करता है। इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना समान होती है
भ्रूणकीय विकास भी समान होता है, परंतु सभी का कार्य अलग अलग होता है। इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, ये समजात अंग हो जाते हैं। किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो आवेश की मात्रा की गणना ज्ञात है, I बराबर Q अपॉन टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ I इज इक्वल टू 5 है तथा T अपॉन 60 गुणा 60 यानी मिनट और सेकंड 60 का होता है, तो 60 गुणे 60 बराबर 5 गुणे 3600 ए इंटू सेकेंड, अतः क्यू 18,000 सेकेंड ये हो जाता है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है अथवा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा से परिभाषित होती है, इसलिए यह अदिश राशि है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है, नाम बताएं। HIV वायरल लोड टेस्ट ये हो जाता है। इस टेस्ट का उपयोग प्रारंभिक HIV संक्रमण का पता लगाने और उपचार की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो प्रारंभिक HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो उद्देश्य हो जाते हैं प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। मामूली कट यानी जो मामूली होता है, मामूली यहाँ पे हो जाता है कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बचाता है। यानी प्राथमिक उपचार का क्या मायने उद्देश्य होता है कि अगर चोट लगी है तो तुरंत उसका उपचार किया जाए, उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाए, डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन उससे पहले जो उपचार इसीलिए किया जाता है कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो जब ब्लड निकल रहा है तो वो बहता ही रहेगा, तो जिसके चोट लगी है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यही उद्देश्य होता है कि ब्लड किसी तरह से रोका जाए। या कोई पानी में डूब गया है, अब उसको निकाला गया, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले सबसे पहले एम क्या होता है कि इसके पेट में जो पानी है उसको निकाल दिया जाए। अगर देर तक रहेगा तो मृत्यु हो सकती है। तो ये सब उद्देश्य होते हैं प्राथमिक उपचार के, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो समझ लेते हैं। चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं, या मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। कितने, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि आधुनिक में अब संशोधन होके कितना रह गया है, तो 8 वर्ग थे। सबसे पहले कितने वर्ग थे, तो 8 वर्ग थे, क्योंकि उस समय क्या था, निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। किसकी खोज नहीं हुई थी, तो निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और उसके बाद में जब निष्क्रिय गैसों की खोज हुई तब आधुनिक आवर्त सारणी में नवे वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया। और नवे वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं, और जो नवा वर्ग है उसको क्या कहते हैं, तो उसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मेंडलीव, पहले आप देखिए, आप क्वेश्चन से समझ लें। मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक सारणी, पहले आवर्त सारणी, आधुनिक सारणी आवर्त में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं, तो इसमें 9 वर्ग तथा 7 वर्ग होते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में पूछा जाए कि पहले कितने थे, है ना, तब 8 थे। आप लोग इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद एक जोड़ा गया जिसको क्या, जो नवा वर्ग है उसको क्या माना गया, उसको शून्य माना गया, है ना, शून्य वर्ग कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश का मात्रक कूलाम है। एकांक एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करता है। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा विद्युत से संबंध लिखिए। तो प्रतिरोध R के साथ V विभवांतर का स्रोत लगाने पर उनमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात V बराबर IR।
आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो तत्वों के, सबसे पहले समझ लेते हैं आवर्त। तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। अब वर्ग क्या है? आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित होते ही इन्हें वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।